नमस्कार। आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपात। आज से हम बिहार बीपीएससी के द्वारा यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा प्रधान शिक्षक की जो बहाली निकाली गई है उसकी डीएलएड की क्लासेस आरंभ कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि डीएलएड के लिए जो आपको 8 इकाई बीपीएससी ने आपको तय की है, यानी 8 यूनिट्स, जिस 8 यूनिट्स में अलग अलग चीज़ों को पढ़ना है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से पहली इकाई का पहला सेट लेके हम उपलब्ध है। मैं आपको बता दूं 8 इकाइयों में लगभग 4 से 5 वीडियो आपको मिलेंगे और लगभग डे इंटरवल पर मैं एक वीडियो जरूर लाके आपके लिए उपस्थित होऊंगा और लेके आऊँगा। पूरे डीएलएड की सारी यूनिट्स के सारे टॉपिक्स को मैं टच करूँगा और आपके लिए लेके आऊँगा। तो यदि आप अभी तक इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो आज ही जुड़ जाइए, क्योंकि यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन क्लिक कर दिया होगा और नहीं किया होगा तो आज कर दें, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड की जाएगी तो आपके वॉल पे वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यदि आप प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझसे अभी जुड़ जाइए, ताकि आने वाले दिनों में लगभग 35 से 40 वीडियो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ, ताकि जो भी प्रधान शिक्षक की चीज़ें हैं डीएलएड की, मैं प्रयास करूँगा कि वो सारी की सारे टॉपिक्स आप टच करूँ और मैं प्रयास करूँगा कि इससे बाहर की चीज़ें ना आए। मैं सारे बिंदुओं को छूने का प्रयास करूँगा। तो आपसे एक आग्रह है कि देखते बहुत सारे लोग हैं और लाइक्स और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यदि वीडियो आपको पसंद आता है लास्ट तक देखिएगा, पसंद आता है तो लाइक करके जाइएगा। आपका सब्सक्रिप्शन और लाइक ही बस मेरे सपोर्ट के लिए, मेरे समर्थन के लिए काफ़ी है। बस आपको इतना ही करना है और वीडियो पसंद आएगा तो लोगों के साथ सिलेक्ट इसको शेयर कीजिएगा, लोगों के साथ इसको बताइएगा कि ऐसे भी है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम यूनिट पहले के आपको पहले सेट के साथ आप सबके सामने उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं बचपन की बात उसमें हुई है, बच्चे और बचपन। तो आइए इसी से संबंधित हम बातें जानेंगे। इस जो पहले यूनिट में जो है वो और बच्चे और बचपन पे ज़्यादा जोर है, क्लियर है। और इसके अलावा बचपन और इनके समाजीकरण की बात की गई है, इनके समाजीकरण की, इसमें समाजीकरण की बात की गई है, क्लियर है। समाजीकरण की बात आपको यहाँ की गई, इसी चीज़ को हम इस पूरे वीडियो में जानेंगे। तो आइए देखते हैं और जानते हैं कि क्या है और कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले शुरुआत से चलते हैं कि बच्चों की अवस्थाएं होती हैं, अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। तो आइए उसको जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्रमुख अवस्थाएं जो हैं वो हैं कितनी। तो सबसे पहली अवस्था जो है, जो चूंकि बहुत अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन अधिकांश विद्वानों ने इन 4 अवस्थाओं पे अपनी मान्यता दी है। बहुत सारे लोग वयस्कावस्था को प्रौढ़ावस्था, उसके बाद एक और अवस्था मानते हैं, कुछ लोग अलग अलग भागों में बांटते हैं, लेकिन प्रमुख जो जितने भी विद्वान हैं उन्होंने इसी 4 अवस्था को ही माना है और लगभग प्रश्न इसी से आते हैं। तो आइए देखते हैं, और सामने है हमारे पास कि प्रमुख अवस्थाएं कितनी हैं। शैशवावस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, किशोरावस्था होती है और वयस्कावस्था होती है। आप समझ रहे हो कि एमसीक्यू के इस वीडियो में ऐसे चीज़ों की क्यों ज़रूरत पड़ी। मैं चूँकि बता दूं कि कुछ चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊंगा ताकि एमसीक्यू को जो है पढ़ने में आसानी होगी। बस इसी वीडियो में मैं थोड़ा सा एक डिस्क्राइब कर दूंगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो को और प्रश्नों को हल करने में आसानी होगी और समझ थोड़ी सी हमारी अलग तरीके से एक विस्तृत हो जाएगी। तो आइए जानते हैं। शैशवावस्था कहा जाता है जन्म से लेकर 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था कहा जाता है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था कहा जाता है 12 से 18 तक और वयस्कावस्था कहा जाता है 18 से मृत्यु तक। आइए देखते हैं इन सारे अवस्थाओं के एक एक लाइन में क्या क्या इसके बारे में चीज़ें हैं। आइए देखते हैं, सबसे पहले हमारे सामने है आपको शैशवावस्था। शैशवावस्था हमने अभी जाना है कि जन्म से लेकर 6 वर्ष तो कहते हैं। तो इसकी विशेषताएं क्या क्या है, जो भी विशेषताएं मैंने पॉइंट वाइज दिया है, सारे के सारे अपने आप में एक प्रश्न है। ये आपको हर एक पॉइंट आपको एक प्रश्न का उत्तर दे रहा है और ये एमसीक्यूज में ये कन्वर्ट होते हैं। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है इसका।
शैशवावस्था की बात अभी हम कर रहे हैं। इसमें पहला पॉइंट है, इसमें जन्म से 3 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है। ये तेजी और मंद गति को ध्यान रखने की जरूरत है। ये पूछता है कि शैशवावस्था और जो बाल्यावस्था, किशोरावस्था, किस किस स्थिति में बच्चों का विकास तीव्र होता है, मंद होता है। तो अभी हम लोग शैशवावस्था को जानते हैं। अभी देखिए ये क्या कह रहा है कि जन्म से 3 वर्ष। अब देखिए यहाँ इसमें हम लोगों ने शैशवावस्था को जाना जन्म से 6 वर्ष। अब यहाँ ये जन्म से आपको जन्म से 3 वर्ष के बीच बांट रहा है, तो इसका मतलब है 3 से 6 भी होगा। तो यह जो जन्म से 3 वर्ष वाला ये है, इसको कहा जाता है, आपको इसको कहा जाता है पूर्व शैशवावस्था। इसको कहा जाता है पूर्व शैशवावस्था। इसको कहते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ पूर्व शैशवावस्था। मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ। और 3 से 6 वाला को है, इसको कहते हैं उत्तर शैशवा अवस्था। ठीक है, इसको ही आप ध्यान रख लीजिए। क्लियर है। आइए आगे देखते हैं कि इसमें कहा गया है कि जो शुरू की जो शैशवावस्था यानी पूर्व शैशवावस्था है, उसमें बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है। आप देखिएगा जब छोटा बच्चा होगा जो 3 वर्ष तक के में, उस शारीरिक विकास बड़ी तेजी से होता है। क्लियर है। और इसी में शैशवावस्था में ही अनुकरण और दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति होती है। बच्चे शैशवावस्था में ही यानी जन्म से लेकर 6 वर्ष में ही बच्चे क्या करते हैं, चीज़ों का अनुकरण करते हैं, दोहराते हैं। आप देखिएगा इस फेज का जो बच्चा है और इस एज का जो बच्चा है, वो आप जो कीजिएगा उसको अनुकरण करता है, उसी चीज़ को दोहराता है। माँ बोलिएगा माँ बोलता है। तो ये इसमें बच्चों में इस फेज में ज़्यादा होता है, और ये ज़्यादा होता है आपको जन्म से 3 वर्ष के कंडीशन में। क्लियर है। और देखिए इसी में बच्चों का सामाजिकरण प्रारंभ होता है। पूछा जाता है कि किस अवस्था में बच्चों का सामाजिकरण प्रारंभ हो जाता है, तो उत्तर क्या होगा, शैशवावस्था। तो हमने जाना यहाँ कि इसी में सामाजिकरण प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद है इसमें जिज्ञासा की तीव्र प्रवृत्ति पाई जाती है। इसमें क्या है, ये क्या है, ये यहाँ इसको हम पाई जाती है। इसमें जिज्ञासा की तीव्र प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, इसको भी हम, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक है, इसको ठीक कर देख लीजिएगा। यह अवस्था भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है। ये पूछा जाता है कि आपको 4 अवस्थाएं दे देगा और पूछेगा इसमें से सबसे सर्वोत्तम भाषा सीखने की कौन सी अवस्था है, तो शैशवावस्था ही है। इसी में बच्चे माँ मामा जो भी चीज़ें आप सिखाते हैं ना, अनुकरण करता है और सीखता है। तो किस में, शैशवावस्था में। क्लियर है। शैशवावस्था कब से होता है, जन्म से लेके 6 वर्ष तक। आइए आगे देखते हैं। अब हमारे सामने है बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था क्या है, बाल्यावस्था है 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक। और इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी स्पेशलिटीज क्या है। प्रथम चरण 6 से 9 वर्ष तक को पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। यहाँ भी बांटा गया है, यानी 6 से 12 है ना, तो 6 से 9 और 9 से 12 इसको कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था, इसको कहा जाता है उत्तर बाल्यावस्था। जिस प्रकार शैशवावस्था को आधे आधे में बांटा गया था और आपको बताया गया था पूर्व और उत्तर। पूर्व माने शुरू के और उत्तर माने बाद के। यहाँ देखिए प्रथम चरण कौन सा होता है, 6 वर्ष से 9 वर्ष को पूर्व बाल्यावस्था कहा जाता है। ये प्रश्न भी आ जाता है कि पूर्व बाल्यावस्था किस एज को कहा जाता है, किस आयु अवधि को कहा जाता है। इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं। अब देखिए यहाँ प्रथम चरण में बालकों की लंबाई और भार दोनों बढ़ते हैं। किसमें, जो पूर्व बाल्यावस्था रहता है, देखिए इसमें पूर्व बाल्यावस्था में ही बच्चों की लंबाई और भार दोनों बढ़ते हैं, उत्तर बाल्यावस्था में नहीं बढ़ते हैं। इसको ध्यान रखने की जरूरत है। इस काल में चिंतन और तर्क शक्ति का विकास होता है। किसमें, बाल्यावस्था में। और इस काल में के बाद बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं, क्योंकि 12 वर्ष तक बच्चा जब है ना बड़ा महटियाता है। लेकिन ये जो उम्र है बाल्यावस्था के बाद जो है ना, बच्चे पढ़ाई को क्या कहते हैं, धीरे धीरे इंटरेस्टेड होने लगते हैं। अब देखिए किंतु सीखने का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। अब देखिए कि इसमें ऊपर वाला है, इसमें शैशवावस्था की अपेक्षा सीखने की गति मंद होती है। सीखने की गति शैशवावस्था में तीव्र होती है
और इसमें गति मंद होती है, किंतु सीखने का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। शैशवावस्था में छोटी सीखने की का एरिया कितना होता है, छोटा होता है, लेकिन वहाँ तीव्र गति होती है। लेकिन बाल्यावस्था में सीखने की जो गति है ना, वो मंद होती है। ये प्रश्न आता है कि सीखने की गति शैशवावस्था में अधिक होता है या बाल्यावस्था में अधिक होता है, तो उत्तर में दे देगा ज़्यादा होता है, कम होता है, बराबर होता है। तो ये ध्यान रखना है कि शैशवावस्था में बाल्यावस्था की अपेक्षा सीखने की आपको जो गति होती है वो तीव्र होती है। क्लियर है? अब आते देखें, इसी अवस्था में सीखने की विभिन्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए, शैशवावस्था की जो बात हमने की है, और यहाँ है कि जो बाल्यावस्था में है, जो सीखने की विभिन्न विधि जो है, वो जो आपको टैक्टिक्स है, इसी में प्रयोग करने चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। हम देख रहे होंगे FLN जो चल रहा है ना, सारा इसी में चल रहा है। आप ध्यान रखिएगा, इसीलिए कह रहे हैं सीखने की जो विधि है ना, जो लर्निंग टैक्टिक्स हैं, इसी में लगाए जाते हैं। किसमें? बाल्यावस्था में। आइए देखते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था को कहा जाता है 12 से 18 वर्ष तक की। अब देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं। इस अवस्था में किशोरों की लंबाई और भार दोनों में वृद्धि होती है। बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में लंबाई और भार वृद्धि हो रही थी, बाद में कहाँ होता है, 9 वर्ष से लेकर 12 वर्ष में जो है ना, भार और लंबाई जो है ना रुक जाती है। लेकिन जैसे किशोरावस्था में बच्चे आते हैं, उनकी लंबाई और भार दोनों में वृद्धि होती है, और इसमें मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है। यहाँ देखिए, 12 से 14 वर्ष की आयु में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई और मांसपेशियों में वृद्धि होती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। 12 वर्ष से 14 वर्ष में लड़कों की अपेक्षा, यानी इसमें लड़कियों की लंबाई और मांसपेशियों में वृद्धि होती है 12 से 14 में, और 14 से 18 में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई और मांसपेशियों में वृद्धि होती है। यानी 12 से 14 में लड़कियों में वृद्धि होता है, और 14 से 18 में लड़कों की लंबाई और मांसपेशियों में वृद्धि होता है। यह अंतर है और यह पूछता है। आइए आगे देखते हैं। इस काल में प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं और काम की मूल प्रवृत्ति आपको जागृत होने लगती है। इसमें सेक्स नेचर जो है वो डेवलप होने लगता है। काम की जो प्रवृत्ति है इसी एज में डेवलप होने लगता है। ये बड़ा खतरनाक एज है ये, बच्चों को इसी में संभालने की जरूरत होती है। अब देखिए, इसमें किशोर किशोरियों की वृद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। इसी एज में आपको जो बच्चे बच्चियां हैं ना, उनका वृद्धि जो है ना, इसी में पूरी तरह से हो जाता है। इसमें ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और स्मरण शक्ति क्या होती है, इसमें बढ़ जाती है। इस अवस्था में जीवन, इसी अवस्था को ये बहुत मोस्ट VVI पॉइंट्स है। इसी अवस्था को जीवन के आंधी तूफान का काल कहा जाता है। आंधी तूफान पूछता है और लगभग में पूछता है। ये आप एक प्रश्न तो नोट कर लीजिए, ये आएगा कि किस अवस्था को आंधी और तूफान की अवस्था कहा जाता है। कौन सी अवस्था है? आपको यही अवस्था है जिसका नाम है किशोरावस्था। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। इसी अवस्था में बहुत संभालने की जरूरत होती है। आइए देखते हैं। बचपन या बाल्यावस्था, यह शैशवावस्था के तुरंत बाद और किशोरावस्था के पहले की अवस्था है। हमको पता है ना, ये शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद ये किशोरावस्था, तो बीच वाली अवस्था हो गई ना। यही बात कह रहा है ये प्रश्न। इसी अवस्था में बच्चों के व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण होता है। किसमें? बाल्यावस्था में। और इसी अवस्था में को निर्माणकारी अवस्था कहा जाता है। पूछता है कि कौन सी अवस्था निर्माणकारी अवस्था होता है। 6 से लेके 12 वर्ष की अवस्था जो बाल्यावस्था होती है, हम सब जो विद्यालयों में पढ़ाते हैं, जो FLN की मेन व्यवस्था लगाई कहाँ जा रही है, आपको इसी एज में लगाई जा रही है। जो बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान की बात हो रही है, इसी एज में हो रहा है, क्योंकि यही निर्माण का, यही बेस बनाने का एज होता है, यही निर्माणकारी अवस्था होता है। चलिए आइए आगे देखते हैं। अब शुरू करते हैं हम प्रश्नों की श्रृंखला। अब प्रश्न क्या है? पहला हमारे सामने प्रश्न है, जन्म के समय बालक का भार होता है।
तो जन्म के समय बालक का भार कितना होता है? 8.5 पाउंड, 7.15 पाउंड, 9.75 पाउंड, 10.5 पाउंड। तो क्या होता है? तो जन्म के समय बालक का जो भार होता है वह भार होता है आपको 7.15 पाउंड। कितना होता है? जन्म के समय बालक का भार होता है 7.15 पाउंड। क्लियर है? चलिए आइए दूसरा प्रश्न हमारे सामने है। जन्म के समय बालिका का भार कितना होता है? उस समय हमने क्या देखा? बालक का भार देखा है। अभी हम क्या देखेंगे? बालिका का भार देखेंगे। तो बालिका का भार कितना होता है? बालिका का भार होता है कितना? लगभग 8.5 पाउंड, लगभग 7.13 पाउंड, उसके बाद 9.75 पाउंड और लगभग 10.5 पाउंड। तो बालिका का जो भार होता है जन्म के समय वह होता है आपको 9.75 पाउंड। तो आपने ऊपर देखा कि बालक का भार कितना होता है, इतना लगभग होता है, और बालिका, ये बॉयज का हो गया, और गर्ल्स का क्या हो गया जन्म के समय? 9.75। ध्यान रखिए, यहाँ दिख जाएगा कि जन्म के समय किसका भार ज़्यादा होता है। बालिका का भार यहाँ ज़्यादा होता है। क्लियर है? 9.75 पाउंड। आइए आगे देखते हैं। प्रथम 6 माह में शिशु के भार में वृद्धि हो जाती है। देखिए प्रथम 6 माह में कितनी होती है? 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी या 6 गुनी। तो प्रथम 6 माह में शिशु के भार में वृद्धि जो होती है वो 2 गुनी होती है। कितनी होती है? 2 गुनी होती है। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। पहले वर्ष में शिशु की लंबाई बढ़ती है कितना? 8 इंच, 12 इंच, 6 इंच या 10 इंच। पहले वर्ष में शिशु की लंबाई कितनी बढ़ती है? तो आपको 6 इंच बढ़ती है। कितना है? पहले वर्ष में शिशु की लंबाई कितनी बढ़ती है? 6 इंच बढ़ती है। कितनी है? पहले वर्ष की बात हो रही है तो 6 इंच बढ़ती है। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 5वां नंबर प्रश्न हमारे सामने अब आएगा। 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि नवजात शिशु के शरीर की लंबाई उसके शरीर की कुल लंबाई की होती है कितनी? जो नवजात बच्चा होता है उसके सिर की लंबाई, क्लियर है? उसकी सिर की लंबाई कितनी होती है? इस सिर को हम थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। सिर की लंबाई उसके शरीर की कुल लंबाई की कितनी होती है? अगर पूरा शरीर का कितना भार होता है उसका? 1/4, 1/5, 2/3, 3/4। तो 1/4 होता है बच्चे का जो सिर की जो लंबाई होती है वो शरीर की कुल लंबाई का 1/4 होता है। क्लियर है? चलिए आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है 6ठा नंबर प्रश्न। 6ठा नंबर प्रश्न में है जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है ये सब। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 500 ग्राम, 350 ग्राम, 750 ग्राम और 250 ग्राम। तो जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है आपको 350 ग्राम। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न क्या है? अस्थायी दूध के दांत शिशु में निकलना प्रारंभ हो जाता है। लोग कहता है दूधा का दांत। तो अस्थायी दूध जो दूध का दांत होता है शिशु में कब निकलना प्रारंभ होता है? 9 माह में, 10 माह में, 6 माह में या 1 वर्ष में? तो आपको कब प्रारंभ होता है? 6 माह में। क्लियर है? चलिए आइए आगे देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न। पहले माह में शिशु के हृदय की धड़कन कितनी होती है? यानी पहले माह में शिशु की धड़कन होती है 1 मिनट में 110, 1 मिनट में 140, 1 मिनट में 100, 1 मिनट में 120। तो पहले माह में शिशु की धड़कन जो होती है 1 मिनट में 140 होती है। कितनी होती है? 140 होती है। 9 प्रश्न हमारे सामने है। 9 प्रश्न क्या कह रहा है कि 12 वर्ष के अंत में बालक का भार हो जाता है। 12 वर्ष के अंत में बालक का भार हो जाता है 60 से 70 पाउंड के बीच, 90 से 100 के बीच, 80 से 95 पाउंड के बीच, 100 से 115 पाउंड के बीच। तो कितना हो जाता है? तो 12 वर्ष के अंत में बालक का भार हो जाता है आपको 80 से लेके 95 पाउंड के बीच। इस सब को आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा और इसको याद रखने की ज़रूरत है। मैं सबका रिवीजन क्लास भी चलाऊंगा, लेकिन पहले सारे क्लासेस को चलाऊंगा। यदि वीडियो को पसंद आता है तो लाइक करते चलिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिए। आइए देखते हैं 10वां नंबर प्रश्न। 10वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? 9 वर्ष की आयु में बालक के
मस्तिष्क का भार 9 वर्ष की आयु में, हमने कुछ देर पहले क्या लंबाई बच्चों की पता की थी, यह पूछ रहा है 9 वर्ष की आयु में बालक के मस्तिष्क का भार उसके शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? 60%, 70%, 80% या 90%? तो 9 वर्ष की आयु में बालक के मस्तिष्क का भार उसके शरीर का कितना प्रतिशत होता है? तो कितना प्रतिशत होगा आपको? 90% होता है। शरीर के भार का कितना होता है? 90% होता है। क्लियर है? चलिए आइए आगे देखते हैं। अब है 11वां नंबर प्रश्न। बाल्यावस्था में बालक के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बालक के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 270, 350, 212 या 380। तो क्या होगा यहाँ आंसर होगा आपको 350। ये पूछ रहा है किस में? बाल्यावस्था में। इस चीज को ध्यान रखने की जरूरत है। ये किस में पूछ रहा है? बाल्यावस्था में। तो बाल्यावस्था में 350 होता है। क्लियर है? चलिए आगे देते हैं, 12वां नंबर प्रश्न देखते हैं। और 12वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? 12 वर्ष की आयु में बालक की हृदय की धड़कन होती है। 12 वर्ष की आयु में आपको बालक की हृदय की धड़कन कितनी होती है? 1 मिनट में 100, 1 मिनट में 95, 1 मिनट में 85, 1 मिनट में 115। तो 12 वर्ष की आयु में बालक की हृदय की धड़कन होती है 1 मिनट में 85। कितनी? 1 मिनट में 85। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं। अब देखते हैं 13वां नंबर प्रश्न। 13वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 13वां नंबर प्रश्न कह रहा है किशोरावस्था में बालकों का भार बालिकाओं के भार से कितना अधिक होता है? लगभग 10 पाउंड, लगभग 25 पाउंड, लगभग 40 पाउंड, लगभग 15 पाउंड। किशोरावस्था में बालकों का भार बालिकाओं से कितना अधिक होता है? तो यहाँ क्या हो जाएगा आपको? यहाँ उत्तर हो जाएगा 25 पाउंड। क्लियर है? चलिए आइए आगे देखते हैं। बालिका अपनी अधिकतम लंबाई पर पहुंच जाती है कब? 20 वर्ष की आयु तक, 18 वर्ष की आयु तक, 16 वर्ष की आयु तक या 14 वर्ष की आयु तक? लड़की जो है अपनी अधिकतम लंबाई पर किस एज तक पहुंच जाती है? तो वह जो है वो 16 वर्ष की आयु तक जो है वो अपनी अधिकतम लंबाई तक पहुंच जाती है। ठीक है? उसके बाद लंबाई में वृद्धि जो है वो लगभग रुक सी जाती है। क्लियर है? चलिए 15वां नंबर प्रश्न है। 15वां नंबर प्रश्न कह रहा है 16 वर्ष की आयु में मांसपेशियों का भार कुल शरीर के भाग के कितने प्रतिशत होता है? 16 वर्ष की आयु में। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था एक अलग आयु वर्ष में। अब यहाँ है कि 16 वर्ष की आयु में, वो 9 वर्ष में पढ़ा था, अभी 16 वर्ष में। 9 वर्ष की आयु में मांसपेशियों का भार कुल शरीर के भाग के कितना प्रतिशत होता है? मांसपेशी का भार पूछ रहा है। वहाँ हमने कुछ और पूछा था। यहाँ था कि 33%, 44%, 12% या 18%। तो यहाँ हो जाए आपको 44%। किस चीज़ का? मांसपेशियों का भार पूछ रहा है। 16 वर्ष की उम्र में मांसपेशियों का भार जो है, पूरे शरीर का भार कितने हो जाता है? 44% होता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं 16वां नंबर प्रश्न। और 16वां नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, यह एक बड़ा प्रश्न है और बड़े प्रश्न को देख के घबराना नहीं होता है। यह एक कथन का प्रश्न है और कथन का प्रश्न देख के थोड़ा सा बोरिंग महसूस होता है, लेकिन ये पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए इसको याद करने की जरूरत है। इसको टैक्टिक से याद कीजिएगा। अब देखिए कह क्या रहा है, पहले पढ़ने की जरूरत है। किशोरावस्था व्यक्ति के विकास का महत्वपूर्ण काल होता है। महत्वपूर्ण काल है, व्यक्ति के विकास का महत्वपूर्ण काल है। इस काल में अधिकांश बालकों और बालिकाओं में शारीरिक परिपक्वता आ जाती है, अर्थात वे संतान उत्पन्न करने योग्य हो जाते हैं और ये शारीरिक आकृति में प्रौढ़ों के समान हो जाते हैं। कह क्या रहा है कि किशोरावस्था में व्यक्ति के विकास, जो किशोरावस्था है व्यक्ति के विकास का एक इम्पोर्टेंट फेज होता है। और इस काल में क्या होता है? अधिकांश बालक और बालिकाओं के शारीरिक परिपक्वता आ जाती है, अर्थात वे संतान उत्पन्न करने के योग्य हो जाते हैं और ये शारीरिक आकृति में प्रौढ़ों के समान हो जाते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपको स्ट्रेंग का। किसका कथन है? ये कथन है स्ट्रेंग का। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं और अगला प्रश्न हम जानते हैं। ये भी एक
कथन का प्रश्न है। कथन का प्रश्न जब भी देखिए उसको आप किताब में जरूर न कहीं लेके नोट कर लीजिए कॉपी में। आइए देखते हैं, स्वस्थ विकास का निवास। स्वस्थ विकास का निवास ही उत्तम दशाओं में घनिष्ठ संबंध है। क्या कह रहा है ये? स्वस्थ विकास का निवास ही उत्तम दशाओं से घनिष्ठ संबंध है। उचित या अनुचित प्रकाश से आयोजित मनोरंजन और विश्राम, अपौष्टिक भोजन, कम हवादार निवास स्थान एवं दोषपूर्ण वंशानुक्रम के समान तत्व स्वस्थ विकास में बाधक होते हैं। अब देखिए कह क्या रहा है कि स्वस्थ विकास का निवास क्या है? उत्तम दशाओं से घनिष्ठ संबंध है। अगर स्वस्थ विकास किसी का होता है, जो माने बेस्ट अच्छे कंडीशन होता है, उसी से उसका घनिष्ठ संबंध होता है, यानी अच्छे कंडीशंस होंगे हैं उसी में किसी चीज़ का स्वस्थ विकास हो सकता है। या यहाँ क्या है कि आपको उचित चाहे अनुचित प्रकाश में आयोजित मनोरंजन और विश्राम, अपौष्टिक भोजन, कम हवादार निवास, चाहे दोषपूर्ण वंशानुक्रम के तत्व जो हैं सब स्वस्थ विकास में बाधक होते हैं, यही कह रहा है। यानी बढ़िया कंडीशन में जो है ना आदमी के विकास के लिए अच्छा होता है, और ये अनुचित प्रकाश यानी आडंबर वाला चीज़ है ना स्वस्थ विकास में बाधक होते हैं, यही कह रहा है। लेकिन यह बात कही किसने? तो यह कहा आपको क्रू एंड क्रू। ध्यान देखिएगा, बहुत सारा जो कथन है ना इसमें क्रू एंड क्रू का होता है। यह एक लास्ट ब्रह्मास्त्र होता है। अब देखिए आगे का है कि बालक के स्वाभाविक विकास में वातावरण के तत्व सहायक या बाधक होते हैं। ये कथन किसका है? बालक का जो स्वाभाविक विकास होता है उसके विकास में वातावरण के तत्व जो है ना वो सहायक होते हैं और या बाधक होते हैं। ये कथन किसका है? तो यह भी कथन आपको क्रू एंड क्रू का ही है। क्लियर है? चलिए आइए आगे देखते हैं। 19वां नंबर प्रश्न, पौष्टिक भोजन थकान का प्रबल शत्रु और शारीरिक विकास का परम मित्र है। कितना शानदार कथन है। यानी पौष्टिक भोजन होता है ये थकान का प्रबल शत्रु और शारीरिक विकास का परम मित्र है। इसको शत्रु और मित्र से याद कर लीजिए। भोजन शत्रु और मित्र से याद कर लीजिए। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा आपको क्रो होगा, स्ट्रेंग होगा, हरलॉक हो गया, सोरेसन होगा। इसका उत्तर होगा सोरेसन होगा। क्या है? सोरेसन का ये कथन है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं 20वां नंबर प्रश्न। 20वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? यह भी एक कथन का सवाल है। बालक सर्वप्रथम शरीरधारी प्राणी है। इससे भागना नहीं है कथन से, ये पीछा नहीं छोड़ेगा। ये कम से कम 4 से 5 इस तरह के कथन आएंगे। बालक सर्वप्रथम शरीरधारी प्राणी है, और ये जो भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ जो भी है ये पूरा का पूरा छान के और पूरी स्टडी के बाद लेके आ रहा हूँ। चलिए आइए देखते हैं। बालक सर्वप्रथम शरीरधारी प्राणी है, उसकी शारीरिक रचना उसके व्यवहार और दृष्टिकोण के विकास का आधार है। क्या कह रहा है कि बालक सर्वप्रथम शरीरधारी प्राणी है और उसकी शारीरिक रचना उसके व्यवहार और दृष्टिकोण के विकास का आधार है, अतः उसके शारीरिक रूपों का अध्ययन आवश्यक है। यह कथन किसका है? तो यह कथन भी आपको क्रू एंड क्रू का है। इसको याद करने की जरूरत है कि जब पूछ दे कि बालक सर्वप्रथम शरीरधारी प्राणी है और उसकी शारीरिक रचना क्या है, उसके व्यवहार और दृष्टिकोण के विकास का आधार है। उसकी शारीरिक रचना क्या है? उसके व्यवहार और दृष्टिकोण के विकास का आधार है। उसका व्यवहार और दृष्टिकोण क्या है, वो किस तरह से डेवलप होता है, उसी से उसकी शारीरिक रचना का भी विकास होता है, उसका आधार मानता है। क्लियर है? तो कौन कहता है? ये क्रू एंड क्रू कहता है। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं 21वां नंबर प्रश्न। 21वां नंबर प्रश्न है, शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम हो जाती है? ये प्रश्न है, शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम हो जाती है? भ्रूणावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में या किशोरावस्था में? तो शारीरिक विकास की गति आपको बहुत कम हो जाती है किस में? बाल्यावस्था में। बस इसमें 6 से लेकर 9 में थोड़ा विकास होता है लेकिन बाद में रुक जाता है। शैशवावस्था में बहुत तेजी से होता है और किशोरावस्था में बहुत तीव्र गति से होता है। दोनों में अपेक्षा देखा जाए तो शैशवावस्था में ज़्यादा तीव्र से बच्चों के विकास होता है, लेकिन आपको किशोरावस्था में जो 12 वर्ष से 18 वर्ष में है उस बच्चों का शारीरिक लंबाई, मांसपेशियों का विकास बहुत तीव्रता से होता है। लेकिन यही बाल्यावस्था में क्या हो जाता है? ये मंद पड़ जाता है।
ये ध्यान रखने की जरूरत है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं 22वां नंबर प्रश्न। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है। ये पूछ रहा है नवजात शिशु में। तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206, 350, 270 या 296। तो यहाँ इसको याद रखना है कि जो नवजात बच्चा है उसमें हड्डियों की संख्या जो बच्चों में है ना, वो होता है आपको क्या? 270। इसको रट लीजिएगा। बाल्यावस्था में कुछ और था। आपको नवजात शिशु के बच्चों के हड्डी कम होता है और बाल्यावस्था में अधिक होता है। ध्यान, पीछे प्रश्न में इसका उत्तर दिया गया है। अब आके देखते हैं 23वां नंबर प्रश्न। 23वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? पूरी बाल्यावस्था यानी 6 वर्ष से 12 वर्ष बालक की लंबाई पूरी अवस्था में जो है ना, आपको पूरी जो बाल्यावस्था है, पूरी बाल्यावस्था में बालक की लंबाई में वृद्धि होती है। कितना? पूरी बाल्यावस्था में। क्लियर है? ये पूछ रहा है। यहाँ में छूट गया है, मैं यहाँ से डाल देता हूँ। यहाँ आप इसको देख लीजिएगा, यहाँ मैं डाल देता हूँ। क्लियर है? मैं डाल देता हूँ, यही मैं डाल देता हूँ। यहाँ है पूरी बाल्यावस्था में बालक की लंबाई में वृद्धि होती है 5 से 6 इंच, 2 से 3 इंच, 6 से 12 इंच, 12 इंच से अधिक। बाल्यावस्था की बात हो रही है। देखिए उसमें विकास की गति बड़ी कम रहती है, तो उसमें मात्र 2 से 3 इंच ही आपको बालक की लंबाई बढ़ती है, बहुत कम बढ़ती है। किसमें? आपको बाल्यावस्था में। तो आइए 24 नंबर प्रश्न हमारे सामने आएगा। 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा तत्व मनोगतिक विकास से संबंधित है? कौन सा तत्व मनोगतिक विकास से आपको संबंधित है? कौन सा? चिंतन, प्रत्यक्षीकरण, समस्या का निदान या उपरोक्त सभी। तो मनोगति से मनोगतिक, मन की गति। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कौन सा विकास नहीं है, संबंधित है पूछ रहा है। कौन सा तत्व मनोगतिक विकास से संबंधित है? चिंतन भी है, प्रत्यक्षीकरण भी है, समस्या का निदान भी है, यानी उपरोक्त सभी। ये सभी के सभी जो है ये मनोगतिक विकास से संबंधित है। आइए आगे देखते हैं 25वां नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सा लक्षण मनोगतिक विकास से संबंधित नहीं है? यहाँ इसी वर्ड से आपको चीजों को पकड़ना पड़ेगा। मन और गति, इन्हीं से लेके बना है, यानी मन की गति के विकास, इसी से मनोगतिक है। इसी छोटे छोटे चीजों को तोड़ के आप प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। क्योंकि ये सारे के सारे जो डीएलएड के जितने भी प्रश्न होंगे, कुछ यूनिट्स को छोड़कर सारे के सारे डायनेमिक प्रश्न होंगे, वो स्टैटिक प्रश्न नहीं होंगे। स्टैटिक प्रश्न होता है सटीक, वन लाइनर, एक ही बार में आ जाए, हाँ इसका उत्तर यही होगा, भारत की राजधानी, बिहार की राजधानी, तो इसका उत्तर एक ही होगा। ये स्टैटिक्स प्रश्न में आते हैं। लेकिन ये सब जो प्रश्न है ना, ये जो हमारे सामने भी 25वां नंबर प्रश्न है, ये डायनेमिक प्रश्न है। ये आपके चिंतन के आधार पे इस चीज़ों को देखना पड़ता है। तो ये सटीक आपको इसमें सटीकता नहीं दिखेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके चिंतन से ये चीज़ें, इसका आप हल निकालेंगे। तो आइए देखिए, प्रश्न है निम्न में से कौन सा लक्षण मनोगतिक विकास से संबंधित नहीं है? कौन सा लक्षण? देखिए कल्पना जो है, ये कल्पना भी जो है ना, आपको मनोगति से, मन में ही ना कल्पना होता है। संवेदना, ये सब मन की बातें हैं। सीखना, ये सब आपके मन के, और ये कहीं ना कहीं आपके संवेदक और संवेग से संबंधित चीजें हैं। लेकिन ये खेलना जो है ना, इसका मन से कोई संबंध नहीं है, ये कहीं ये शारीरिक गति से है। तो इसका उत्तर यानी ये जो सी जो है, यही आपको मनोगतिक विकास से संबंधित नहीं है। ये तो आज में हमने 25 प्रश्नों के हल देखे। आपको मैं चूंकि 4 ही ऑप्शन दे रहा हूं, 5वां ऑप्शन आएगा, लेकिन मैं आपको प्रश्नों के उत्तर बता दे रहा हूं। तो आप 5वां में आप उसको अपने अनुसार कर लीजिए। प्रश्न के जब उत्तर पता होंगे तो 5वें में कोई संभावना बहुत ज़्यादा आपको दिखती नहीं है। यहाँ अगर डाल दिया भी जाए तो आपको बस किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए। मैं प्रयास करूँगा कि एक चिंतन के माध्यम से चीज़ों को आप तक लेके आऊँ। यदि वीडियो आपको अब तक पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और नहीं जुड़े हैं तो आज ही जुड़ जाइए, क्योंकि एक पूरी श्रृंखला मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। और बीच बीच में जितने भी आपको जीएस के प्रश्न हैं उसकी भी वीडियो मैं सप्ताह में 2 से 3 जरूर डाल दूंगा। अभी समय है, जून में परीक्षा होने वाली है, तब तक सारी चीज़ें मैं आप तक लेके आ गया रहूँगा। डे इंटरवल पर आपको कम से कम डे इंटरवल
हो सकता है लगातार भी डालूं, लेकिन डे इंटरवल पे आपको एक DL8 का एक वीडियो आपको जरूर मिलेगा और सप्ताह में 2 से 3 आपको GS के वीडियो मिलेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक्स के साथ। DL8 थोड़ा सा बोरिंग लग जाएगा, लेकिन जिससे जो बोर लगता है ना, वो पीछा नहीं छोड़ता है। तो इसके साथ जुड़िए, इसको बोर नहीं, इसको चिंतन के साथ देखिए, चूँकि यह आगे आने वाले परीक्षाओं में ये प्रश्न शामिल रहेंगे। धन्यवाद। आपने अब तक वीडियो को देखा है तो आप मेरे साथ बने रहिए, सपोर्ट और समर्थन करते रहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप अपना ख्याल रखिए और एकाग्रता के साथ अध्ययन अध्यापन का कार्य करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।